तो केजरीवाल की जमानत पर अमित शाह का नया और ताजा इंटरव्यू सामने आया है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर इस वक्त की, केजरीवाल के ऊपर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस पर अमित शाह की टिप्पणी आई है। और बता दें आपको, यहां पर अमित शाह यहां ये तो नहीं कह सकते हैं कि नाराज दिखे, लेकिन ये कह सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये रूटीन जजमेंट नहीं है। बहुत सारे ये लोग मानते हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एएनआई से इंटरव्यू में बातचीत करते वक्त अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बात कह दी है और कहा कि ये तो जजों को व्याख्या करने का अधिकार है और फैसले को जब किसी को आप जमानत देते हैं तो अलग अलग तरीके से न्याय की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है, जज तय कर सकते हैं, न्यायपालिका तय कर सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है, पर वो मतलब दिन में कम से कम 3 बयान आते हैं केजरीवाल जी से और उन्होंने इंडिया अलायंस का नैरेटिव कब्जा कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे तो मोदी की गारंटी नहीं, वो अमित शाह जी की गारंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे। चलिए, आप इतने सीरियसली ले रहे हैं, वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं देश में। इतना सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं और वो गारंटी दे रहे पूरे देश का मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा। अरे भैया, तुम 22 ही सीट लड़ रहे, तेरी सरकार कहां से बनेगी? हम मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र पे पूछती हूँ, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी पर इल्जाम है कि आपने रीजनल पार्टीज को तोड़ा है, चाहे एनसीपी और शिवसेना। नहीं तोड़ा है। मुझे 2 बात का जवाब दीजिए। अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस बनाते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को महत्व देते तो पार्टी टूटती क्या? ये उद्धव जी के बेटे प्रेम के कारण और शरद पवार जी के बेटी प्रेम के कारण उनकी खुद की पार्टियां टूटी है। खाम पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं राजाशाही जैसी कि बाप के बाद बेटा या बेटी ही उत्तराधिकारी बने। अब है तो लोकतंत्र इस देश में, तो काफी लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो अलग हो रहे हैं। ये रीजनल पार्टीज के साथ होता है ना, सभी रीजनल पार्टीज में परिवारवाद तो सभी जगह से अलग खेमे बनते हैं, इसमें असामाजिक क्या है? क्योंकि शरद पवार जी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में भी जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस में दे शुड मर्ज विद द कांग्रेस। तो इसका मतलब शरद पवार जी स्वीकार कर चुके हैं कि सुप्रिया जी पार्टी नहीं चला सकती। पार्टी चलाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करने का वक्त आ गया है। भाई, कोई अपनी पार्टी को आप मृत्यु कर कांग्रेस पार्टी को कब स्ट्रेंथ करेगा? जब अपनी पार्टी चलने की स्थिति में नहीं होती है। तो इतने सालों से क्यों नहीं किया शरद पवार जी ने, बताइए मुझे। आप गारंटीज की बात कर रहे थे, आपने कांग्रेस की गारंटीज को चाइनीज गारंटीज कहा। पीओके की तो बात चल ही रही थी, आप चाइना को भी लेके आ गए कॉन्वर्सेशन में। नहीं, चाइनीज गारंटी मैंने टिकाऊपना के आधार पर कहा है, ये सच नहीं होता है। मैं बताता हूं, मैं अभी तेलंगाना गया था, वहां की महिलाएं राह देख रही हैं कि हमारा 12,000 रुपया कब आएगा। वहां के किसान 2 लाख के कर्ज माफी की राह देख रहे हैं। वहां की बच्चियां स्कूटी की राह देख रही हैं, जो रेवंत रेड्डी ने प्रॉमिस किया ना, राहुल जी ने किया था, उनकी गारंटी थी। अब ढूंढ रहे हैं राहुल जी को। वो तो दक्षिण में चुनाव खत्म हो गए, राहुल जी अब उत्तर में आ गए। उत्तर में आ गए, मगर दक्षिण में था तब भी तो वो जाते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि गारंटी का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव तक बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। दक्षिण में आपने कहा था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आएगी बीजेपी, और विपक्ष कहता है दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में हाफ। देखिए, मैं अपने बयान पर कायम हूं। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ये 5 राज्य मिलकर जितनी सीटें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर बाहर आएगा इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश में अब प्रचार इट हैज पिक्ड अप, आप वहां पर कितनी सीट कहते हैं अपने आप? हम सीटों में बढ़ोतरी करेंगे हमारी।
कितने? वो अभी कह नहीं सकते, 3 चरण बाकी है, परंतु लास्ट गत चुनाव में हमें 65 सीटें मिली थी, हम इससे और आगे जाएंगे। अब कि केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है, ये कोई रूटीन जजमेंट नहीं है और इस पर जज जो है वो अपनी टिप्पणी तो देख ही रहे होंगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जो मिली हुई जमानत है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कमल के बटन को दबाएंगे तो मैं वापस जेल चला जाऊंगा। इस पर भी कटाक्ष कर दिया अमित शाह ने। अमित शाह ने इस पर बता रही हूं मैं आपको कि आखिर ऐसा क्या है, इसके पीछे वजह। देखिए, केजरीवाल ने कहा कि कमल के बटन को आप दबाएंगे तो मैं जेल चला जाऊंगा। मतलब कि उनके ऊपर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि न्यायपालिका जो है वो यहां पर पार्टियों के हिसाब से चलती है। अमित शाह ने उसी पर ताबड़तोड़ जवाब दिया और कहा कि यानी कि केजरीवाल ये समझते हैं कि जो विजयी होता है वो जेल नहीं जाता, उसके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होती है। ये डायरेक्ट कोर्ट के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, उल्टे यहां बात जो है वो उल्टी हो गई केजरीवाल के ऊपर। उन्होंने कहा कि वो नहीं मानते हैं कि ये एक रूटीन जजमेंट है। देश में बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि स्पेशल ट्रीटमेंट केजरीवाल को दिया गया है। तो देखिए, ये थे अमित शाह जिन्होंने साफ तौर पर यह बयान जारी कर दिया है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, केजरीवाल ने ये सब कहा था कि मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है कि मैं टूटूंगा या नहीं। अमित शाह जी, एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। आपने चौथे राउंड के बाद कहा कि 270 हो चुके हैं आपके, तो अब अगले 3 राउंड में सिर्फ 2 सीट के लिए आप लड़ रहे हैं? देखिए, आप एक पत्रकार की दृष्टि से देख रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव का और चुनाव के परिणामों का 2 दृष्टि से बहुत महत्व है। जो भी सरकार चुनकर आए उसको देश के हर हिस्से से समर्थन प्राप्त हो और सरकार स्थिर और पूर्ण बहुमत की हो, क्योंकि सरकारें अंततोगत्वा संकल्प पत्र या घोषणा पत्र के आधार पर चुनकर आती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में जा रही है या पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप जो चुनाव में जा रहा है, उसका घोषणा पत्र पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जन समर्थन किसी भी सरकार को काम करने का विश्वास देता है। और स्थिरता न केवल देश, दुनिया भर में हमारे देश की 130 करोड़ की जनता की जो इच्छा है इसकी व्याख्या करती है। तो मैं मानता हूं हमारे 400 पार के नारे को विपक्ष ने हमेशा की तरह एक शॉर्ट साइट, उनकी जो बहुत कम दूर की दृष्टि होती है, इससे देखकर इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया है। मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं स्थिर सरकारें देश को ताकत देती है, स्थिर सरकारें निर्णायक कदम उठाने में सहायक होती है, स्थिर सरकारें गरीबों को कल्याण करने में सहायक होती है, स्थिर सरकारें आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के खतरों को कुचल देने के लिए मददरूप होती है, और स्थिर सरकारें देश के एजेंडे को और देश की स्थिति को दुनिया में बदलने में भी बहुत सहायक होती है। वो जो 400 पार का जो नारा था उसको आप मिस इंटरप्रेट कीजिए, कुछ भी कहिए, पर ऑपोजिशन ने तो कहा था कि आप रिजर्वेशन हटाने के लिए कर रहे हैं, आप मुसलमानों के हक को छीनने की बात कर रहे हैं, उनका जो रिजर्वेशन है उसे हटाने के लिए कर रहे हैं। ये बात ग्राउंड लेवल तक जा चुकी थी। तो चौथे राउंड तक आप क्या कहेंगे कि क्या ये अगर आप कह रहे हैं कि निर्णायक जो कदम है उसके लिए था, नॉट फॉर टेकिंग आउट रिजर्वेशन? देखिए, इसमें मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि जब विपक्ष इतनी ओछी राजनीति करता है तो हम तो रिसीविंग एंड पर हैं, मगर हमने देश की जनता के सामने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है कि अगर हमारा उद्देश्य आरक्षण हटाना होता तो 10 साल से हमारे पास बहुमत था, इस देश की जनता ने ही दिया था, हमने तो वो नहीं किया। और जहां तक मुसलमानों के आरक्षण का सवाल है, मैं आज भी फर्म हूं कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये संविधान की स्कीम नहीं है, संविधान इससे सहमत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने। आपने कहा कि 400 का जो टारगेट था
वो आतंक और नक्सलवाद जैसे को कुचलने के लिए, ऐसे रीजंस के लिए था। लेकिन हिमंता जी ने कहा कि 400 पार का नारा जो है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी हटाकर विश्वनाथ मंदिर और पीओके को पूर्ण तरह भारत के साथ जोड़ने के लिए, इसलिए 400 का नारा। देखिए, पीओ को, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? किस प्रकार की सोच है? और राहुल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए, इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं। पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। मैं पूर्णतया इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का मत रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व अधूरा है। पर कोई प्रोएक्टिव कदम आज तक लिया नहीं है सरकार ने। आपके इंटरव्यू में बताकर प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाए जाते, उचित समय पर देश की और दुनिया की स्थिति देखकर, मगर ये हमने हमारा एक लक्ष्य तय किया है। पर वहां पर पहली बार वहां पर आजादी के नारे लग रहे हैं, वहां पर भारी तादाद में पाकिस्तान फौज भेज रही है वहां पे जो अपराइजिंग है उसे कुचलने के लिए, और भारत की तरफ से कोई, मतलब चाहे सरकार हो या फिर कश्मीरी लीडर्स हैं, वो कुछ नहीं कहते। जब भारत में ऐसे पथराव होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, वहां के राजनेता हमेशा कहते थे हम वी आर विद यू, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है आपको सपोर्ट करना। देखिए, वहां के डिस्प्यूट्स के आधार पर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का हमारा अधिकार हम जताना नहीं चाहते। वहां मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, वो उनका विषय है, परंतु पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है क्योंकि पूरे कश्मीर का मर्जर भारतीय संघ के साथ हुआ है। केजरीवाल जो है वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, ऐसा अमित शाह का दावा है। अमित शाह का दावा है, इधर केजरीवाल ने संवेदना बटोरने के लिए कहा कि मैं टूटूंगा नहीं, और मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत कर ली है, इनकी सरकार नहीं आने वाली है, मोदी सरकार नहीं आने वाली है, ये केवल 200 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का नया एग्जिट पोल आया है और इंडिया गठबंधन के सभी नेता, अखिलेश, खड़गे, ममता, केजरीवाल और तेजस्वी यादव, ये सब कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार जा रहे हैं। केवल ममता बनर्जी ने तो 195 से केवल 200 सीटें दी। अमित शाह ने कहा कि मैं अभी भी इस दावे पर अडिग हूं कि चौथे चरण के मतदान के दौरान इंडिया गठबंधन यहां पर जो है वो धूल चाटेगी, और बातचीत करें तो यहां पर हम जो है 270 सीटें जीत चुके हैं चौथे चरण के मतदान में ही, और चौथे चरण के बाद हमारे लिए और भी एनडीए के लिए अच्छी खबर सामने आएगी। आपको बता दें, केजरीवाल के दावों पर उन्होंने बोला कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, तिहाड़ प्रशासन केजरीवाल के अंदर आता है, और वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, मैं टूटूंगा या नहीं, केवल झूठ बोलने की आदत है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत तिहाड़ जेल प्रशासन नहीं आता है, ये केजरीवाल के अंतर्गत आता है, यानी कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत, दिल्ली सरकार के अंडर है तिहाड़ जेल प्रशासन, और इसी को अमित शाह ने बता दिया है। आपको बता दें, अमित शाह लगातार बेबाकी से बात करते हुए नजर आते हैं। इस बार अमित शाह ने बंगाल में कह दिया कि हम 270 सीटें जीत चुके हैं। 4 चरणों में मतदान जो हुए हैं उसमें से हम 270 सीट जीत चुके हैं, और यहां पर हमें कोई आशंका नहीं है कि इस बार हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। बता दें आपको, एएनआई से इंटरव्यू के दौरान उनसे यह भी पूछा गया कि कमान क्या आप संभालेंगे, उन्होंने कहा कि केवल ये भ्रामक बातें हैं, 2029 तक पीएम मोदी उसी चेयर पर बैठेंगे जिस पर वो अभी बैठ रहे हैं, यानी कि देश के प्रधानमंत्री के नाते, और कहा कि वापस हम आएंगे। ये तो 2024 है, 29 में भी हम आएंगे। देखिए दर्शकों, बता दें आपको, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के तेज होने के बाद नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के सभी नेता मिलकर ये बात कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आएगी और एनडीए गई। भाजपा का जो साथ है उत्तर प्रदेश से, वो हाथ साफ कर देगा, यानी कि हाथ मतलब कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच बातचीत करें तो अखिलेश यादव और खड़गे ने भी कहा, एक ताजा
इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं। हमें हर जगह से खबर मिल रही है कि इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं और भाजपा की सीटें कम हो रही हैं। बता दें आपको, इस बार एनडीए के साथ बड़े बड़े दल आए हैं सामने। बातचीत करें पशुपति पारस, चिराग पासवान, इसके साथ जीतन राम मांझी, संजय निषाद, ओपी राजभर, ये तमाम नेता ऐसे हैं जिनका बीच में पीएम मोदी के साथ रिश्ता जो है वो अलग दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बार फिर से ये सभी लोग एक साथ एकजुट होकर जीत की हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। जहां पर जीतन राम मांझी ने कल कहा कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा बयान दिया है। कल उन्होंने शक्ति प्रदर्शन में कहा, जब पीएम मोदी का पर्चा भराया वाराणसी सीट से, वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बार कहा जा रहा है कि 10 लाख वोटों से वो जीतेंगे। तो वहीं पर एकनाथ शिंदे मौजूद थे और कहा इस बार वापस से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो अब ये था ताजा इंटरव्यू अमित शाह का, जिन्होंने कहा कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो रूटीन जजमेंट नहीं है, यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। आप क्या राय रखते हैं, जरूर कॉमेंट कीजिएगा। शुक्रिया। वो अधिकार को कैसे लेना वो भारत का सवाल है, वहां के मिसमैनेजमेंट का सवाल नहीं। और हिमंता जी ने जो कहा था कि ज्ञानवापी की जगह विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि, ये भी 400 का नंबर जो है टारगेट उसके लिए। देखिए, वो दोनों केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, न्यायालय के सामने किसी न किसी स्तर पर पड़े हैं, लंबित है। न्यायालय ने इसका संज्ञान भी लिया है। इस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब न्यायालय एक डिस्प्यूट को सीज कर सुनवाई कर रहा है, मैं नहीं मानता किसी ने इसमें दखल करनी चाहिए। न्यायालय को अपना काम करने देना, जैसे राम मंदिर के लिए किया था। जी, राम मंदिर में हमने न्यायालय के फैसला आने के बाद ही कंस्ट्रक्शन का फैसला किया। वो आपका पॉलिटिकल डिसीजन, उसमें आपको पॉलिटिकल फायदा मिला कि नहीं मिला अब तक? देखिए, राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल फायदे नुकसान का प्रश्न ही नहीं था। शुरुआत से देश के करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल था, आस्था का सवाल था और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सवाल था। पर जब आपके सिर्फ आपके नहीं, जब भी बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो कैंपेन्स होते हैं तो नारे तो लगते हैं, जो राम मंदिर लेके आया हम उन्हें लेके आएंगे। देखिए, वो नारे जनता लगा रही है ज्यादातर। आप इन्हें देखा होगा, मंच पर से नहीं लगते, नहीं, जनता में से लगते हैं। तो जनता के नारे कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर या तो आप भी नहीं तय कर सकती, वो तो जनता ही लगाएगी। देश में डेमोक्रेसी है ना, इसलिए। परंतु मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। उनकी पार्टी के कुछ लोग आपके पार्टी में आए थे क्योंकि वो मंदिर गए थे और उन्हें निकाल दिया गया, निष्कासित किया गया, या फिर उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन के नोटिस दिए गए। वो हमारी पार्टी में आए हैं। मगर मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ छल कर रहे हैं। अमित शाह जी, कई एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जब पहले 2 राउंड या तीसरे राउंड तक नैरेटिव जो था वो मच्छी, मटन, मुस्लिम, मंगलसूत्र पे था और अब जाके महिला पर है, कि 2024 की जो इलेक्शन की जो चाबी है वो महिला वोटर के पास है। देखिए, सारे नैरेटिव आप लोग बनाते हैं, आप लोग तोड़ते हैं, आप लोग गढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। 10 साल में मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 10 साल में देश के चहुमुखी विकास के लिए हमने बहुत काम किए हैं। 10 साल में देश सुरक्षित हुआ है, 10 साल में देश समृद्ध हुआ है और 10 साल में ढेर सारी जिद्दी टाइप की समस्याओं से देश को निजात मिली है। और यही हमारे इलेक्शन का एजेंडा है
कि भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है, और वो मोदी जी के एफर्ट्स के कारण, उनकी क्षमता के कारण, उनकी संवेदनशीलता के कारण और एजेंडा को नीचे तक पहुंचाने के इनके स्वभाव के कारण हुआ है। पर ये सिर्फ नैरेटिव की बात नहीं है। जो फर्स्ट 2-3 राउंड्स की बात है, वहां पर महिला वोटर्स जो हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो अपने पुरुष वोटर्स के संख्या में ज्यादा आए हैं, और फिर जो पहले जो करते थे, जो पुरुष फैमिली के किसी सदस्य ने कह दिया कि यहां वोट डालना है, उस हिसाब से नहीं कर रहे, उनका अपना मन है। नहीं तो अगर ऐसा है तो अच्छी ही बात है। देश की माताओं बहनों ने अपनी इच्छा के अनुसार वोट देना ही चाहिए। क्या आपके कोई ऐसे पॉलिसीज हैं कि लाभार्थी जो है वो महिलाएं हैं, इसलिए? लाभार्थी छोड़िए ना स्मिता जी, आज तो आप मुझे बैठकर सवाल कर रही हैं, कल हो सकता है आप संसद में बैठकर सरकार को सवाल पूछे या विपक्ष को सवाल पूछे, क्योंकि 33% रिजर्वेशन इतने सालों से और किसी ने नहीं किया। नई पार्लियामेंट आई तो मोदी जी ने सबसे पहला बिल लाना कौन सा उचित समझा, तो 33% आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभा में लाना मोदी जी ने उचित। इतना बड़ा अधिकार मोदी जी ने इतने सालों के बाद देने का काम किया। पर हम ये इंटरव्यू बंगाल में कर रहे हैं, यहीं पे संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली का इंसिडेंट था वो बीजेपी का षड्यंत्र था, उनसे रचा गया ये खेल था। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं, ममता बनर्जी जी ने अपनी कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेश खाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। विपक्ष कहता है कि जहां आप संदेश खाली का इंसिडेंट उठाते हैं, आपका ही जो अलायंस कर्नाटका में है वहां पे भी औरतों पर अत्याचार हुआ था। प्रज्वल रेवन्ना का केस बता रही हूं मैं, वहां पर आपने उन्हें बाहर जाने दिया। देखिए, आप कर्नाटक से ही आती, वहां सरकार किसकी है? कांग्रेस की। उनको अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि कांग्रेस के डेप्यूटी सीएम वोकलिगा जाति से आते हैं, डीके शिव कुमार। उन्होंने वोकलिगा वोट बैंक बेल्ट का वोटिंग होने तक इनको हाथ नहीं लगाया और अपनी वोकलिगा वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जाने दिया है। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उनकी है। जैसे ही घटना बाहर आई, मेरी पार्टी की ओर से मैंने ही स्पष्ट किया था, भले हमारे एलआई हो, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, या तो वो सीबीआई को दे दें। बंगाल में जो इलेक्शन रिलेटेड हिंसा होती है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जमाने में यूपी बिहार में रैगिंग होती थी, चुनाव आयोग प्रिवेल कर गया, रैगिंग समाप्त हो गई। धीरे धीरे चुनावी कल्चर भी बदला। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे। 2 दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग हुई, एक रिकॉर्ड है। मतलब आतंकवाद जब